नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पादरीगंज से नगरबाड़ा के बीच ब्रॉड गेज पर दौड़ी ट्रेन, नैनपुर से 25 किलोमीटर का सफर पूरा। जिला प्रशासन की कार्यवाही, लकी फूड प्रोडक्शन को किया सीज, एक्सपायरी डेट की मिली सामग्री। जिले में 2 नाबालिग से दुराचार की घटना, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा। पिता को लावारिस छोड़ गए बेटे, मौत की खबर सुनकर पहुंचे जिला अस्पताल। जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज के प्राध्यापक पर छात्रों ने लगाया अभद्रता और मारपीट का आरोप, प्राचार्य से की शिकायत। पति की मौत के 25 साल बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने भटक रही पीड़ित महिला। त्रिपुर सुंदरी मंदिर का अनोखा है इतिहास, राज्य परिवहन कर्मचारियों ने रखी नींव, हर राजनेता लगाते हैं दस्तक। और ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा किया गया गरबे का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। कहते हैं कलयुग आ गया है। शायद हमारी इस खबर को देखकर आपको यही लगेगा कि कलयुग आ गया है। जिस पिता ने अपने 4 बेटों का लालन पालन किया, बड़े जतन से उन्हें बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके, आज उन्हीं बच्चों ने अपने पिता को लावारिस स्थिति में छोड़ दिया। शायद इतना सुनकर आप जानना चाहते होंगे कि कलयुग के बेटे कौन है। ज्यादा दूर की बात नहीं, जिला मुख्यालय स्थित सरेखा निवासी प्रेमलाल पद्माकर, जो कि उम्र के 4थे आश्रम पर पहुंच गए हैं। अब ठीक से ना चला जाता, ना कुछ काम करते बनता, यहाँ तक कि कुछ बोल भी नहीं पाते। बस बूढ़ी आंखों से खामोश रहते हुए सबकी बात समझते हैं। 5 माह पहले प्रेमलाल पद्माकर का एक बेटा उन्हें जिला अस्पताल लेकर आया। चिकित्सकों ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। उसके बाद से उनके 4 बेटे में से कोई भी उन्हें लेने नहीं आया, ना उनका हालचाल पूछने आया। भला हो किसी पुलिसकर्मी का जिसके द्वारा उनके बेटे को सूचना दी गई कि उनके पिता की मौत हो गई है। शायद यह झूठी खबर थी, लेकिन क्या करें, कभी कभी किसी के लिए झूठ बोलना भी अच्छा साबित हो जाता है। यहां भी यही हुआ। पिता की मौत की खबर सुनकर 2 बेटे अस्पताल पहुंचे, लेकिन देखा तो पिता जीवित थे, लेकिन किसी मृत्यु से कम नहीं। जिला अस्पताल की अपनी मजबूरी है, क्योंकि बुजुर्ग बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं, स्वयं से उठकर बैठ भी नहीं सकते। इसीलिए उन्हें खाली कमरे में उन्हें सुरक्षित रख दिया, जिनकी पूरी सेवा अस्पताल की नर्स और स्टाफ करते हैं, जिससे बुजुर्ग बीते 5 महीने से यहाँ पर सुरक्षित है। इसको इनके एक बेटा था, वो ला करके भर्ती किया है। उनके ये बोल नहीं पाते बाबा जी। हाँ। और इनके गले में प्रॉब्लम है, तो इनके बेटा लेके आया था और सर ने इसको यहाँ पे 16/4/19 को यहाँ पे ये ला करके भर्ती किए थे। फिर सर ने उसको रिफ़र किया था जबलपुर के लिए। अच्छा। मेडिकल कॉलेज के लिए। और उस समय उसका बेटा भी वहाँ मौजूद था। उन्होंने कहा ठीक है मैं लेके जाता हूँ, और जो छोड़ के गया है उसके बाद से आज आया है। आज 30/9/19 को आज वो लेने आया है बेटा। यही आए थे छोड़ने भी? हाँ। छोड़ने भी यही आए थे कि हाँ। दूसरा बेटा आया था इनका छोड़ने? नहीं, दूसरा आया था। हाँ। और इनके 4 बेटे हैं। अस्पताल परिसर के हर एक मरीज और उनके परिजनों में बड़ा ही आक्रोश दिखाई दिया जब बुजुर्ग प्रेमलाल पद्माकर के 2 बेटे उन्हें लेने पहुंचे। हर कोई क्रोध के स्वर में उनसे पूछ रहे थे कि क्या उन्हें नहीं मालूम कि उनके पिता इतने दिनों से यहाँ पर कैसे हैं। वह मौत की खबर सुनकर अपने पिता को लेने आए हैं, शायद कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन बेटों को अपने पिता की स्थिति पर रहम तो आया। वो हमारे पिताजी कब से यहाँ पर हैं? वो पता नहीं, छोटे वाले भाई के पास में रहते थे, उन्हें कब ला के एडमिट किया तो ये पता ही नहीं। अस्पताल प्रबंधन बता रहा है कि 6-8 महीने से वो यही है, तो इस बीच में आपने पता करने की कोशिश की कि कहाँ है, क्या है? नहीं, वो पता चल जाता था कि वो हॉस्पिटल में है करके। आपको पता था अस्पताल में? तो आपको भी देखने नहीं आया, आपको मिलने नहीं आया कभी? आए 1-2 बार मिल के गए, कल भी आए थे। तो उनकी कंडीशन कैसी थी जिस टाइम आप मिलने आए? अच्छी थी, 1 नंबर, खाते पीते थे, हम खिला के गए। आप अपने साथ में क्यों नहीं रखते?
मैं अपने साथ में इसलिए नहीं रखता क्योंकि मैं बैचलर हूँ। मेरी जो बीवी थी 2-3 साल से अपने मेरे को छोड़ के चली गई। मेरी एक बच्ची है 14 साल की, वो हॉस्टल में रहती है और मैं किसी तरह से कामकाज करके अपना भरण। आज कैसे आए वो? आज पता चला, छोटे भाई ने बताया कि चार्ज ख़त्म हो गए, इसलिए मैं आया। अच्छा, अगर खबर नहीं पहुंचती तो आज भी नहीं आते? पता नहीं चलता तो कैसे आता मैं। निश्चित ही जिला अस्पताल में जिसने भी यह नज़ारा देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। आंखों में आक्रोश और दिल में बुजुर्ग के लिए रहम और जुबां पर ऐसे नालायक बेटे के लिए डांट और यही शब्दों थे, भगवान ऐसे बेटे किसी को ना दे। आज अपने पिता के साथ ऐसी स्थिति करने वालों के साथ भगवान ना करे उनके संतान ऐसा करे। बालाघाट से पद्मेश न्यूज़ के लिए कमल कोडले की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारी और प्रोजेक्ट में रखे गए कर्मचारियों को नियमित व अनियमित कर्मचारियों के 90% वेतन देने के मामले में आदेश नहीं आने से कर्मचारियों की उम्मीद टूटती हुई जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चिकित्सा विभाग में NHM प्रोजेक्ट में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को और महिला बाल विकास में कार्यरत संविदा सुपरवाइजरों को इस योजना का लाभ दिया गया। उसके अलावा अन्य विभाग के संविदा कर्मचारियों को प्रदेश शासन जैसे भूल ही गई हो, जिस कारण कर्मचारियों में रोष और हताशा व्याप्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश शासन ने घोषणा की थी कि जिला कलेक्टर के माध्यम से संविदा कर्मचारियों की जानकारी विभागों से मांगी जाएगी, लेकिन महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर का वेतन बढ़ाने और NHM में प्रोजेक्ट बंद हो चुके कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में विभाग उन्हें अपने स्तर पर ही कार्रवाई पूरी कर ली, जिससे शासन की घोषणा पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या बाकी विभाग के संविदा कर्मचारी प्रोजेक्ट बंद हो चुके कर्मचारियों को लिया जाएगा या फिर मध्य प्रदेश सरकार उन्हें भूल जाएगी? क्योंकि डेडलाइन के अनुसार 16 सितंबर तक इन कर्मचारियों को संविदा पर लिया जाना था, नियमित किया जाना था, लेकिन तारीख जाने के बाद प्रदेश शासन इस मामले में कुछ भी नहीं बोल पा रही। दूरभाष पर चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि इस विषय पर उन्हें कोई भी अब तक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। शासन स्तर का मामला है, जो आदेश प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल मनरेगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्रामीणों की कोप का कारण बन सकती है। इसकी बड़ी वजह जिले के 21,000 मजदूरों को महीने से भुगतान नहीं होना है। ग्रामीण स्तर पर लोगों के लिए यह मजबूरी और परेशानी दोनों बन चुकी है। लोगों के पास काम नहीं है, इसलिए इसमें काम करना मजबूरी है। परेशानी भुगतान में देरी को बताया जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग जिले के भीतर वर्तमान समय में 25 लाख रुपए मजदूरी और करीब 12 करोड़ रुपए का मटेरियल निर्माण कार्य का बाकी है, जिस कारण लगातार ग्रामीण स्तर पर विरोध हो रहा है। लेकिन दूसरे काम नहीं होने पर लोग मजबूरी में मनरेगा के कार्य करने को मजबूर है। मनरेगा में यह भुगतान देरी से होने की परेशानी आज से नहीं बल्कि बीते कई वर्षों से चली आ रही है। इसलिए ग्रामीण भी समझ गए हैं कि काम कर लो, भुगतान देर सबेर हो ही जाएगा। इस विषय पर जब पद्मेश की टीम ने ग्रामीण अंचल के लोगों से चर्चा की तो उन्होंने मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनका कहना था कि योजना ठीक है, बस समय पर भुगतान नहीं होता। किसी ने कहा कि पलायन नहीं करना पड़ता, चाहे भुगतान में देरी हो। मतलब साफ है कि भुगतान मनरेगा में बड़ी समस्या है। जो योजना थी ये बहुत अच्छी योजना है, इसको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर इस योजना से गरीब तबके जिनको की लगभग 100-120 दिन का रोजगार मिलता है, वो पलायन नहीं करेंगे और इस योजना बंद नहीं होनी चाहिए। लोगों की शिकायत है कि इसका जो भुगतान होता है बहुत लेट भुगतान होता है और शुरू से ही इस योजना में ये चीज़ आई है, तो क्या लगता है क्या भुगतान मिलता है कि नहीं मिल पाता? नहीं सर, भुगतान मिल जाता है सर, होता है कभी कभी थोड़े लेट हो जाता है। कितना लेट होता है सर? लगभग 2-3 महीना लग जाता है, लेकिन क्या है भुगतान हो जाता है, प्राप्त हो जाता है सर। इस योजना को बंद नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो लोगों सरकार को भी इस योजना को चालू रखना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? भुगतान देरी से होता है कि मिल जाता है? सर देरी से मिलता है लेकिन मिल जाता है। इनकी कौन कौन से काम होते हैं मनरेगा के तहत? जैसे सर मेरे घर के खेत में मेड़बंधन हुआ है, तालाब बंधन हुआ है, इस टाइप के बहुत सारे जो काम है, जो यानी कि क्या बोलते हैं गांव के लिए आवश्यक है, वो हो जाते हैं सर, संपूर्ण तरीके से हो जाते हैं। मिलना चाहिए इसमें लोगों को लाभ मिल रहा है कि सऊदी मिल रहा है, और पेमेंट हो पाता है कि नहीं समय पर? इसका पेमेंट लेट मिलता है पर मिल जाता है। तो सरकार को योजना चलानी चाहिए, चलाना चाहिए।
तो इससे गांव में जैसे लोग बेरोजगारी दूर होने में काफ़ी हद तक के इस योजना से सहायता मिलती है। जिले में मनरेगा प्रभारी परियोजना अधिकारी रूपेश यू ने बताते हैं कि लगातार कार्य के अनुरूप भुगतान किया जाता है। यहाँ सतत प्रक्रिया है, लगातार रूटीन के हिसाब से कर दिया जाता है। ग्रामीणों की मांग इसमें बड़ी भूमिका अदा करती है। योजना का ग्रामीण स्तर पर बहुत अच्छी तरह से क्रियान्वित हो रहा है। मनरेगा अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 104 करोड़ 52 लाख का भुगतान अभी तक किया जा चुका है और अभी जितने भी जैसे भी काम खत्म होते हैं उनके मस्तर जैसे उनकी डेट खत्म होती है वैसे भुगतान के लिए आते हैं तो उनका भुगतान लगातार किया जा रहा है। वर्तमान में अभी 25 लाख कुछ का भुगतान लंबित है जो किया जा रहा है। शासन की प्रथम प्राथमिकता तो यही रहती है कि जितने भी ग्राम पंचायत के चौपाधारियों के द्वारा आवेदन किया जाता है जितने दिवस का भी रोजगार प्राप्त करने के लिए उनको उतने दिवस का रोजगार दिया जाता है। इनकेस अगर कभी मजदूरों की संख्या ज़्यादा हो जाती है जिनके द्वारा काम की मांग की जाती है तो पंचायतों के द्वारा नए कार्यों को खोला जाता है ताकि उन सभी लोगों को रोजगार प्राप्त हो। तत्पश्चात भी अगर किसी मजदूर को कभी अगर रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है तो मजदूरी की मांग करने के 15 दिवस तक के अगर काम उसको नहीं मिलता है तो 15 दिवस के बाद उसे क्षतिपूर्ति नियमानुसार प्रदान की जाती है। सड़क सुरक्षा और दुर्घटना के विषय में जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को यातायात प्रभारी के द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। यातायात थाना प्रभारी संजू कामले के द्वारा छात्रों को सड़क दुर्घटना से बचने और वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानी, अधिक तेज गति से वाहन न चलाने सहित अन्य जानकारियां दी गई। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं के अलावा स्टाफ के सदस्य भी मौजूद थे। कॉलेज से सारे लोग राइट साइड में टर्न करके जाते हैं, आप लोग भी और टीचर्स लोग भी बहुत सारे जाते हैं। तो मैं इस बात के लिए आप लोगों को आज बोलना चाह रहा हूँ कि आप सब लेफ्ट साइड से जाएं, राइट साइड से जाएंगे तो बता दिए एक्सीडेंट होते हैं, आप लोगों का भी नुकसान होगा। आपके माता पिता बड़ी मुश्किल से आपको पढ़ाते हैं, यहाँ तक भेजते हैं, आप भले साइकिल से भी जा रहे हो क्योंकि आप लेफ्ट से जाने की कोशिश करें। आप जितनी ज़्यादा साइकिल चलाएंगे उतने आपके पेड़ मजबूत हो जाएंगे। मैं भी कॉलेज ग्रेजुएशन में साइकिल से गया जबकि घर में मेरी गाड़ी मोटरसाइकिल सब थी और साइकिल से ज़्यादा इधर इसलिए था कि सर जैसे बता रहे हैं फुटबॉल खेलता था, चाहता था कि मेरे पेड़ इतने मजबूत बने कि मैं अच्छी से खेल सकूँ। तो मैंने इसलिए गाड़ी अवॉइड करके ग्रेजुएशन में पूरा साइकिल से लिया। उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आगे गया फिर मैंने उसके बाद मोटरसाइकिल लेना चालू की। मैं चाहता हूँ कि तुम सब लेफ्ट साइड से चलो, इसके बाद से हम चालान बनाना चालू करेंगे, आपको नुकसान जरूर। हमारे जब छात्र यहाँ से निकलते हैं तो आधे चलाते राइट साइड में आ जाते हैं लेफ्ट साइड, क्योंकि जो यातायात का जो नियम है कि अपन को बाई साइड चलना है और हमारे बीच में नवनिर्मित टीआई साहब जो इंदौर से आए कमाल साहब, उन्होंने ये बागडोर संभाला है थाने की। उन्होंने आज एक सेमिनार का यहाँ कहा था कि हम अपने छात्रों को ट्रैफिक के संबंध में ज्ञान दे सकें और जो बातें ट्रैफिक से संबंधित है उनको दे सकें, क्योंकि 1 तारीख से 2 तारीख से इन्होंने एक मुहिम चलाई है चालान करने की और काटने की। तो छात्रों को इससे अवगत हो जाएगा कि हमको बाएं साइड चलना है, राइट साइड नहीं चलना है और जो गाड़ी के कागज़ हैं, जो गाड़ी का प्लेट नंबर जो है वो सही होना चाहिए। हेलमेट की यहाँ पर कोई अभी बंदिश नहीं की गई है, सिर्फ वो चेक कर रहे हैं आपकी कि आपकी गाड़ी जो नंबर जो है जो आरटीओ से अप्रूव्ड है वो है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बीते दिनों खुले में शौच करने की वजह से दबंगों के द्वारा 2 दलित बच्चों की हत्या कर दी गई थी। इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जिला प्रशासन को मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा यह मांग रखी गई कि प्रदेश के भीतर दलितों पर अत्याचार कम नहीं हो रहे। मध्य प्रदेश शासन से उनकी यही मांग है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए। खुले में शौच करना, फ्री डिफिकेशन एरिया घोषित किया गया उस शिवखेड़ी को, उस शिवपुरी जिले को नहीं किया गया ना साहब। नहीं, हम आपसे मजाक तो नहीं कर रहे, आई एम नॉट जोकिंग। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। 23 सितंबर को शिवपुरी भाव खेड़ी के ग्राम में मनोज वाल्मीकि के 2 मासूम बच्चों की कमलनाथ सरकार के चलते हत्या हो जाती है और उन कातिलों को गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक में उनके खिलाफ मुकदमा चला के उन्हें फांसी की सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा, सरकारी जमीन और एक सरकारी 10 एकड़ की जमीन और एक सरकारी नौकरी दी जाए और साथ ही साथ
मध्य प्रदेश में बढ़ता जातिवाद का आतंक जो मोदी सरकार और कमलनाथ सरकार के इशारे पे इस मध्य प्रदेश में चल रहा है। जातिवाद, भेदभाव, अस्पृश्यता, छुआछूत की घटनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और यह सरकार हनी ट्रैप का मजा ले रही है। कमलनाथ सरकार को बहुजन समाज पार्टी बालाघाट यूनिट ये चेतावनी देती है, साथ ही साथ केंद्र की मोदी सरकार को भी ये चेतावनी देती है कि आने वाले वक्त में अगर ये जातिवाद का शोषण, मॉब लिंचिंग, महिलाओं के साथ शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, बहुजन समाज पार्टी इस तमाम मसलों को लेकर रोड पे उतरेगी, आंदोलन करेगी। जिले के परसवाड़ा तहसील के चांगोटोला क्षेत्र के ग्राम कुकड़ा निवासी धर्मेंद्र माहौले के द्वारा अपनी नाबालिग एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त चचेरी बहन से लगातार दुराचार की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, जिस पर पीड़िता के द्वारा नवजात शिशु को जन्म देने के बाद पुलिस थाना चांगोटोला में मामला दर्ज किया गया। चांगोटोला पुलिस ने नाबालिग की सूचना पर पास्को एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया है। ये दिनांक 25/9/19 को कुकड़ा में एक अविवाहित लड़की को प्रसव हो गया था, तो जिसकी सूचना हमें कोतवाली थाने के माध्यम से 26 तारीख को मिली। उसकी जांच की गई तो बालिका मानसिक रूप से विकलांग है और बालिका के बयान करवाए गए विशेषज्ञों से। बालिका ने अपने बयान में बताया कि मेरे बड़े पापा का लड़का जो आरोपी है धर्मेंद्र माहौले, उसकी ही बच्ची है। इस संबंध में कल दिनांक 29 को इसमें हमने प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर इसकी विवेचना की। विवेचना के दौरान आरोपी को अरेस्ट किया गया रात्रि में ही उक्त दिनांक को, और आज हम आरोपी का DNA परीक्षण वगैरह करवाने के लिए बालाघाट जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव के लिए झाबुआ भाजयुमो के जिलाध्यक्ष भानु भूरिया को टिकट दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जमकर उत्साह मनाया गया। जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि झाबुआ उपचुनाव के लिए जिला अध्यक्ष भाजयुमो भानु भूरिया को टिकट दिया गया है। इससे युवाओं में बहुत अधिक उत्साह का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ने की चुनाव समिति ने आज ही निर्णय लिया है कि झाबुआ का जो उपचुनाव होने जा रहा है, जो हमारे डामोर पहले विधायक थे, उन्होंने लोकसभा लड़ी और वो लोकसभा सांसद बन गए। उनकी जगह जो खाली हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने आज ही चयन किया है कि हमारे भानु भूरिया जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के जिले के अध्यक्ष हैं, उनका आज निर्णय लिया गया है। और वो निश्चित ही, और जो नौजवानों में जो उत्साह जो आपके सामने दिख रहा है, वो इसी बात का है कि उनके बीच से उनका ही जिलाध्यक्ष वहाँ का झाबुआ का, उसको टिकट दी गई है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी युवाओं की ओर ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि भविष्य युवाओं का ही होता है। और भारत जिस प्रकार से 60 से 65% आज दुनिया का 60-65% युवा भारत में मिलेगा आपको, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से इस बात का ध्यान दिया है और युवाओं को विशेष तौर से तरजीह देते हुए युवाओं को हम आगे कर रहे हैं। और निश्चित ही झाबुआ के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष को टिकट दिए जाने पर बालाघाट के भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश का एक एक युवा कार्यकर्ता झाबुआ पहुंचकर चुनाव प्रचार करेगा। बहुत हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के झाबुआ के हमारे जिलाध्यक्ष युवा साथी भाई भानु भूरिया के ऊपर जो विश्वास जताया है, उसके लिए पूरी भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता झाबुआ में पहुंचेगा और चुनाव जिताने के लिए अपना भरकस प्रयास करेगा। इसके लिए हम बधाई देते हैं हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष भाई अभिलाष पांडे जी को, जिन्होंने बहुत दृढ़ निश्चयी होकर अपनी बात प्रदेश नेतृत्व के सामने रखी और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष झाबुआ के भाई भानु भूरिया को जो विधानसभा का उपचुनाव, जो सबसे महत्वपूर्ण उपचुनाव माना जा रहा है मध्य प्रदेश का, उसमें युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसलिए भानु भूरिया को जो टिकट दिया है उसके लिए समस्त भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और पूरा बालाघाट जिले का युवा मोर्चा झाबुआ उपचुनाव में पहुंचेगा और अपने युवा मोर्चा के साथी के विजयश्री में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सितंबर माह को राष्ट्रीय फूड आहार माह के रूप में मनाया गया।
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा घर घर तक यह संदेश पहुंचाया गया कि उन्हें पौष्टिक भोजन का सेवन करना है। फूड आहार माह के समापन के अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में 5 परियोजना के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जिला स्तरीय फूड पोषण मिशन के तहत विभिन्न व्यंजनों के माध्यम से अच्छे फूड का संदेश दिया। आज फूड फेस्टिवल का आयोजन किया हम लोगों ने। एक्चुअल राष्ट्रीय पोषण आहार माह जो 2019 का आयोजन 2 सितंबर से आयोजित था, जिसका आज समापन हुआ, जिसमें जिले स्तर की गतिविधियां थी, ब्लॉक स्तर की गतिविधियां थी, ग्राम स्तर की गतिविधियां थी। तो लगातार हम लोग जो है 2 तारीख से 30 तारीख तक कार्यक्रम किए हैं और सारे कार्यक्रम का समायोजन हुआ है, जिसमें फूड फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। व्यंजन प्रतियोगिता हमने रखे थे, पूरी 4-5 परियोजनाओं से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने व्यंजन बना के लाई थी और सबको व्यंजन का जो स्वाद मिला है। जनता को, ये ग्रामीणों को ये बताया है कि अपनी फूड हैबिट्स बदलनी है, आपको अधिकतम पौष्टिक तत्वों से भरपूर आहार खाने की सलाह दी है। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति एक ही प्रकार का आहार खाए। यदि किसी भिंडी की सब्जी है तो भिंडी खा रहा है, आलू की सब्जी है तो आलू ही खा रहा है, या किसी व्यक्ति को कुमड़ा से परहेज है तो कुमड़ा नहीं खा रहा है, या वो करेला से परहेज कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आपको व्यवस्थित तरीके से सभी मौसमी जो सब्जी हैं उसको खाना चाहिए और उसका आहार आपको प्राप्त करना चाहिए। परहेज ही नहीं करना चाहिए। अपने फूड के व्यवहार में परिवर्तन की बात हमने बताया है। नगर के पीजी कॉलेज के बीएससी संकाय प्रभारी योगेश विजयवार पर बीकॉम संकाय के एक छात्र मिर्जा अबरार बैग ने अभद्रता एवं मारपीट का आरोप लगाया है, जिसको लेकर आज छात्रों ने संयुक्त तौर पर प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। छात्र ने बताया कि वह अपने अन्य मित्रों के साथ कॉलेज कैंपस में बैठा था और उसने व्याख्याता श्री विजयवार को अभिवादन किया, जिस पर उन्होंने आक्रोशित होकर उसके साथ मारपीट की और अपशब्द कहे। मामले में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष दयाल वासनिक ने भी नाराजगी जताते हुए संबंधित व्याख्याता पर कार्रवाई करने की मांग की। हम लोग कॉलेज कैंपस पे बैठे हुए थे, हम पूरे दोस्त लोग। तो विजयवार सर जी का आना हुआ तो हम सब देख के उठे, तो सर जी को बस हमने इतना प्रणाम किया हमने सर जी को। तो सर जी ने हमारे ऊपर पहले फाइल से मारा और एक बार हाथ से भी मारा गया। क्यों मारा? अब वो तो सर ही बताएंगे। अच्छा ये बताएं, ये कौन है विजयवार? विजयवार सर यहाँ बीएससी डिपार्टमेंट के HOD है। तो कब की घटना है? ये अभी थोड़ी देर पहले की। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? अभी हमने इसकी शिकायत प्रिंसिपल सर को दी गई है और कोतवाली में भी। तो किस वजह से हमारी ये जानकारी नहीं है? कोई विवाद हुआ था या ऐसा कुछ? जी आज बालाघाट कॉलेज के महाविद्यालय JST PG कॉलेज में हमारा एक छात्र है, हमारा साथी है मिर्जा। इसके द्वारा शिकायत की गई है कि जो यहाँ के BSc डिपार्टमेंट के जो HOD है योगेंद्र विजयवार के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और उसको मतलब एक दंडवत जो प्रणाम करते हैं स्टूडेंट के द्वारा प्रणाम करके जब अभिवादन किया गया सर का, तो एक गलत नियत से खड़े होकर फाइल से भी मारा गया और 2-4 हाथ मारे गए। ये पूरे बच्चों के सामने इस छात्र की बेइज्जती हुई है। तो इन्होंने मुझे बताया ये प्रॉब्लम करके। मैं आपको बता दूं, जो योगेंद्र विजयवार है, जो योगेश विजयवार, ये इनका जो तरीका है बिल्कुल रूडली है। बच्चों से सही तरीके से बात नहीं करना, सीनियर कोई स्टूडेंट रहेगा उनको तवज्जो नहीं देना, अगर से कोई समस्या लेके जा रहे तो तरीके से बात नहीं, मतलब ये अपने आप को प्रिंसिपल से बढ़कर समझते हैं। ये इनकी पुरानी शिकायत है। हमने भी NSI की बैनर तले कई बार इनकी शिकायत की है, यहाँ तक कि इवन हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री को भी हमने इसके द्वारा शिकायत की है। आज सभी छात्रों के साथ इकट्ठा होकर प्रिंसिपल महोदय को हमने बताया कि इस विषय को गंभीरता से ले, यदि आप सही समय में इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे या उन्हें उचित मतलब आश्वासन नहीं करोगे बच्चों को, तो हम निश्चित ही एक आंदोलन करेंगे। क्योंकि ये विजयवार जो है ये RSS प्रवृत्ति का मतलब पूरी ग्रसित व्यक्ति है और इसके द्वारा पूरे बच्चों से बिल्कुल दुर्व्यवहार हमेशा किया जाता है। मतलब यदि मैं बोलूँगा कि सर मेरा एक काम है आप ये कर दीजिए, तो वो ध्यान नहीं देंगे। यदि बोलेंगे सर कोई समस्या है उसको, तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते। इनको अपने आप में ही मतलब प्रिंसिपल से भी बढ़कर समझते क्या समझते नहीं पता। तो हमने इसकी शिकायत कर रहे हैं और कोतवाली में भी बच्चों के साथ जा रहे हैं। वहीं इस मामले में प्राचार्य श्री श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने संबंधित व्याख्याता से बात की थी और उन्होंने बताया कि जिस छात्र के द्वारा शिकायत की गई है वह 3 दिनों से कॉलेज कैंपस में बिना परिचय पत्र एवं यूनिफॉर्म ड्रेस के नजर आ रहा था और उसने व्यंग्यतम पूर्वक लहजे में उनसे अभिवादन किया था, जिसके कारण उन्होंने छात्रों को समझाइश दी थी और डांटा भी था, जिसको लेकर उनके द्वारा यह शिकायत की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में व्याख्याता को समझाइश दी जाएगी। देखिए, विजयवार सर से अभी मैंने चर्चा की, मैं उनसे लिखित में भी और डिटेल में पूरा लूँगा।
उनका कहना है कि वो बच्चा स्टूडेंट 3-4 दिन से रोज़ एक तो यूनिफॉर्म में नहीं आ रहा, उससे 2-3 बार रोज़ पूछा गया है कि आप आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, तो उसके पास आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं होता है। और शायद चढ़ाने के संदर्भ में गुरुजी नमस्कार प्रणाम ऐसा कुछ अनावश्यक रूप से एक्शन करता है। इसलिए उनका कहना था कि मुझे आज थोड़ी गुस्सा आई तो मैंने उसको डांटा है, और ऐसा मारा नहीं है, पर ये बोला है कि चलो जाओ यहाँ ऐसे बैठो ना। बहुत ज़्यादा ऐसी मारने की घटना जैसी नहीं हुई है, हो सकता है एक आध चपत जमाई हो, पर वो तो अब शिक्षक हैं तो ऐसा कोई बड़ा हो। शासन प्रशासन की ओर से उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके बुजुर्गों के लिए काफी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं तक पहुंचने के लिए वृद्धजनों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालत यह है कि बुजुर्गों को शासकीय योजनाओं का लाभ पाने के लिए विभागीय कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर से सटे आंवलाझरी निवासी कौतिका बाई अपने पति रामजी नकपुरे का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पिछले कई महीनों से जनपद पंचायत के चक्कर काट रही है। आपको बता दें कि कौतिका बाई के पति रामजी नकपुरे का 25 साल पूर्व देहांत हो चुका है, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी महिला अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाई है, जिसकी वजह से उसे विधवा पेंशन शासन की ओर से नहीं मिल पा रही है। कौतिका बाई ने पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान बताया कि पति के देहांत के बाद उसने जब विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया था, तब उसे बताया गया था कि उसे अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लाना होगा। इस मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर वह काफी महीनों से जनपद पंचायत के चक्कर काट रही है, लेकिन उन्हें जनपद पंचायत के द्वारा यह प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण वह शासकीय योजनाओं से वंचित है। इसके लिए आई थी कि मेरा ये नहीं बना, पेंशन नहीं बना है, पेंशन नहीं बना, और वो इसके पास ये दी थी बगदर वाले के पास। अच्छा, उसने अभी तक वो मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया। कब दिए थे आपने? माह के महीने। अच्छा, तो अभी तक नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाया। कितने बार आ चुके हो आप जनपद? 10 बार आ गई, 10-15 बार आ गए। 10-15 बार आ गई। तो क्या बोलते हैं यहाँ के अधिकारी कर्मचारी? ये बोलते हैं कल आना। हाँ, कल परसों आना। अच्छा, तो नहीं बन पा रहा है क्या? बनवाना चाह रहे हैं? प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र किसका? मेरा आदमी का रामजी नकपुरे मरा। अच्छा, कब खत्म हुए थे ये? 25 साल हो गए। बोले मेरे को किसी ने ऐसा बताया नहीं कि ऐसा लग रहा है। काहे में लग रहा है? विधवा पेंशन में। विधवा पेंशन में। इस मामले में जिला पंचायत सीईओ शिखा भलावी ने कहा कि महिला की समस्या उनके संज्ञान में आई है, जिस पर उचित कार्यवाही की जाएगी। आज एक महिला मेरे पास आई थी और आज ही मेरे संज्ञान में ये बात आई है। ग्राम पंचायत को निर्देशित करके जो भी इसमें कार्यवाही होनी है वो कार्यवाही तुरंत हो जाए, ये हमारा प्रयास है। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा के ऊपर स्थित सभा हॉल में अग्रवाल समाज के द्वारा 29 सितंबर को कुलपिता श्रद्धेय श्री श्री 1008 महाराजा जी अग्रसेन जी की 513वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान अनीता अग्रवाल एवं ज्योति अग्रवाल के द्वारा संयुक्त परिवार की महत्वता को गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद बच्चों की गुब्बारा प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही नन्हे बच्चों ने गीतों की प्रस्तुति दी। पद्मेश से चर्चा में अधिवक्ता अमित अग्रवाल ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाराजा श्री अग्रसेन जी की जयंती समस्त सामाजिक बंधुओं के द्वारा हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें महिलाओं के द्वारा अग्रसेन जी महाराज व लक्ष्मी माता के नाम लिखो प्रतियोगिता एवं बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आज हमारे भगवान अग्रसेन महाराज जी की जयंती है, जिसे हम लालपुरा के अग्रवाल समाज बड़ी हर्ष और उल्लास से आज यहाँ मना रहे हैं। और सभी अग्रबंधु ने आज बहुत सी प्रतियोगिताओं के साथ इस जयंती को मनाया, जिसमें बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। बच्चों के बहुत से प्रोग्राम हुए और सभी ने आनंद लिया और बहुत अच्छे से यह प्रोग्राम आज अग्रवाल समाज द्वारा मनाया गया। कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? ये विगत 15 वर्षों से अग्रवाल समाज द्वारा मनाया जा रहा है। पूर्ण लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत साल्हे के लगभग आधा सैकड़ा मजदूर व ग्रामीण सरपंच प्रतिनिधि धर्म नकपुरे के नेतृत्व में 29 सितंबर को उस समय थाना पहुंच गए, जब उन्हें यह जानकारी लगी कि सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ ग्राम के ही एक व्यक्ति महेश पटले के द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत दर्ज करवाई गई है। थाना पहुंचे समस्त मजदूरों और सरपंच प्रतिनिधि ने थाना प्रभारी को अवगत करवाया कि महेश पटले के द्वारा झूठी शिकायत की गई है। उनके द्वारा किसी प्रकार से वाद विवाद या मारपीट नहीं किया गया है।
इसीलिए उचित कार्यवाही की जाए। ये नाली वाली समस्या है जो हम काम करा रहे थे। शासकीय कार्य चल रहा है? शासकीय कार्य है। और कहाँ पे बन रहा है? कहाँ बन रहा है? वार्ड नंबर 2 में। अच्छा। बाढ़ नियंत्रण नाली है, जिससे क्या है वहाँ के 2-4 लोगों ने मेरे को बार बार परेशान किए थे कि भैया यहाँ से आप नाली बना दीजिए, क्योंकि यहाँ सड़िया हो रहा है। और जिस जगह वो जो मकान को क्षति पहुँची है वो दीवार अग्नि से पहले जल चुकी थी, जिससे वो पानी से क्षतिग्रस्त थी पहले। और उसी के सामने एक गिट्टी का ढक था और ईंट का ढक था। वहाँ से पानी भराव रहने से दीवार ऑटोमेटिक कदम हो चुकी थी। तो जिससे हम नाली बना रहे हैं उससे कोई उस सराव से कोई लेना देना नहीं है। और उस नाली और सराव का कोई संबंध नहीं है। नाली अलग है, 1.5 फीट दूर से हम उसको खुदाई कर रहे थे, बाकी वो क्षतिग्रस्त थी। आज का जो मैटर ये था कि हम लोग काम करा रहे थे नाली में, तो ये महज पटले आया और बोलने लगा आप यहाँ काम मत करो। तो मैंने उनसे ये बोला कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। बस इतनी बातें हुई। अभी पता चला मारपीट कर दे करके कि मेरे को मारपीट कर दिए, कहके यहाँ थाने में रिपोर्ट किए और बोले कि सिद्दीकी साहब का 2-3 बार फोन आया कि आप थाना जल्दी आ जाओ, ये लोग यहाँ पे बैठे, आमने सामने बातें हो जाएगी, इस प्रकार का बोले। गवाह के रूप में अभी क्या बात हुई? अभी कोई घटना नहीं, रेत फेंक रहे थे, उसने फालतू फिसा दिया है कि मैं खुद अपने आप पर डाल दिया, उसने खुद ही डाल दिया, अपने हाथ से डाल दिया। और अभी वर्तमान शासन को फंसाने का चक्कर है, इसमें कुछ साजिश है। क्या होना चाहिए, आप लोग क्या चाह रहे हैं? जी हम तो ये चाहते कि निर्णय होना चाहिए, अन्य गलती उसकी है, अन्य सरपंच को निर्दोष को फंसाना चाहता है। 26 तारीख को सरपंच द्वारा नाली खुदवाई गई 3 से 4 फीट, और दलदल के कारण और बरसात के पानी के वजह से पानी में पूरी ये गहराई की वजह से मेरी सराव गिर चुकी है। तो आपने क्या ज्ञापन किया? और आज 29 तारीख को सरपंच पति द्वारा स्वयं भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हीरापुर में एक नाबालिग बालिका से एक युवक द्वारा लगातार दुखद घटना को अंजाम दिया गया, जिससे वह गर्भवती हो गई। भरवेली थाना पुलिस द्वारा धारा 376 और पॉस्को एक्ट के आरोपी योगेश पिता मंजू भोंडेकर उम्र 21 निवासी हीरापुर भरवेली को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत रेंगाटोला में स्वच्छता के अंतर्गत स्व सहायता समूह भांडी की महिलाओं द्वारा शौचालय के उपयोग की जानकारी दी गई, शौचालय के उपयोग की समझाइश दी गई। शौचालय का कैसे उपयोग किया जाता है, साफ सफाई कितनी जरूरी है, शौचालय जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है, कैसे शौचालय के उपयोग करने से बीमारी दूर हो जाती है, इन सभी विषय पर जानकारी दी गई, जिसे ग्रामीणों ने बड़ी ही बारीकी से सुना। बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज परियोजना के लिए 30 सितंबर का दिन फिर एक बार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। मौका था पादरीगंज नगरवाड़ा 10 किलोमीटर दूर ब्रॉडगेज पर इंजन के दौड़ने का। रेलवे की तकनीकी विभाग की टीम इंजन पर सवार हुई और अपने नए गंतव्य नगरवाड़ा के लिए रवाना हुई। सफल यात्रा के बाद वापस नगरवाड़ा से पादरीगंज और पादरीगंज से नैनपुर कुल 25 किलोमीटर का इंजन ने सफर तय किया। इसके साथ ही रेलवे के इतिहास में 30 सितंबर 2019 का दिन नैनपुर पादरीगंज नगरवाड़ा 25 किलोमीटर रेल मार्ग पूर्ण कर रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। लेकिन बालाघाट मंडला जबलपुर के जिले वासियों के लिए एक बड़े इंतजार की घड़ी अभी भी बाकी है, क्योंकि समनापुर से लामता नगरवाड़ा तक ब्रॉडगेज निर्माण कार्य के लिए अभी टेंडर होना बाकी है। टेंडर के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके लिए लगभग 1 वर्ष का समय लगने की बात कही जा रही है। दूर है।
वारासिवनी जनपद पंचायत वारासिवनी में 25 सितंबर से आयोजित सबकी योजना सबका विकास जीपीडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन 30 सितंबर को तीसरे चरण के साथ किया गया। जनपद पीसीओ मास्टर ट्रेनर राजकुमार ढोक महेश कुंभारे के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया, जो जनपद पंचायत अंतर्गत 60 पंचायतों में सर्वे कार्य करेंगे, जिसके लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर 5 लोगों की टीम गठित की गई है, जिसमें पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वच्छता ग्राही शामिल हैं। भारत शासन की योजना है सबकी योजना सबका विकास जीपीडीपी, जिसमें प्रत्येक पंचायत से 5 लोगों का दल गठित किया गया, जिसमें सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वच्छाग्राही, इनको बुलाया गया है। ये 5 लोग पूरे गांव का डोर टू डोर घर घर जाकर के सर्वे करेंगे। इनको हमने सभी योजनाओं पर 29 विभागों की योजनाओं पर 142 बिंदुओं का एक प्रपत्र है वो दिया हुआ है। उस 142 बिंदुओं के आधार पर पूरे गांव का 29 विभागों का पूरा सर्वे करेंगे, जिसकी निर्धारित तिथि है 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर के पश्चात जो हमारा सर्वे काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद ग्राम सभाओं का आयोजन होगा और हम यह जनपद स्तर से एक पूरा कैलेंडर बना के दे रहे हैं पूरे 60 ग्राम। नवरात्रि के दूसरे दिन जिले भर के दुर्गा पंडालों और मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान अधिकांश मंदिरों में लंबी कतारों में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे। आपको बता दें कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक बेहद ही कठिन तपस्या की थी। इस कारण मां दुर्गा का एक नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया। मां का यह रूप निराला है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत साल्हे के लगभग आधा सैकड़ा मजदूर व ग्रामीण सरपंच प्रतिनिधि धर्म नकपुरी के नेतृत्व में 29 सितंबर को उस समय थाना पहुंच गए, जब उन्हें ये जानकारी लगी कि सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ ग्राम के ही एक व्यक्ति महेश पटले के द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत दर्ज करवाई गई है। थाना पहुंचे समस्त मजदूरों और सरपंच प्रतिनिधि ने थाना प्रभारी को अवगत करवाया कि महेश पटले के द्वारा झूठी शिकायत की गई है। उनके द्वारा किसी प्रकार से वाद विवाद या मारपीट नहीं की गई है, इसीलिए उचित कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ता महेश पटले का ग्रामीणों के समक्ष उसके द्वारा की गई शिकायत के संबंध में पूछा गया तो सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा घमेला फेंक कर मारने की बात कही गई, जिसे उसके परिजनों के द्वारा देखा गया, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि उनके कोई परिजन वहां नहीं थे। कोई घटना नहीं, रेत फेंक रहे थे, उसने फालतू फिसा दिया है, खुद अपने आप पर डाल दिया, उसने खुद ही डाल दिया, अपने हाथ से डाल दिया और अभी वर्तमान शासन को फंसाने का चक्कर है। इसमें कुछ साजिश है। क्या होना चाहिए, आप लोग क्या चाह रहे हैं? जी हम तो चाहते कि निर्णय होना चाहिए, अन्य गलती उसकी है, अन्य सरपंच को निर्दोष को फंसाना चाहता है। उसी के लिए आप लोग सब लोग हाँ, हम गवाह देंगे। आपको कैसे पता चला कि मतलब हम काम करते हैं वहीं पर, काम चालू था। सरपंच प्रतिनिधि धर्म नकपुरी ने बताया कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं। आज का जो मैटर ये था कि हम लोग काम करा रहे थे नाली में, तो ये महेश पटले आया और बोलने लगा आप यहाँ काम मत करो। तो मैंने उनसे ये बोला कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। बस इतनी बातें हुई। अभी पता चला मारपीट कर दे कि मेरे को मारपीट कर दिए कि यहाँ थाने में रिपोर्ट किए और बोले कि सिद्दीकी साहब का 2-3 बार फोन आया कि आप थाना जल्दी आ जाओ, ये लोग यहाँ पे बैठे, आमने सामने बातें हो जाएगी, इस प्रकार का बोले। गवाह के अभी क्या बात हुई? अभी उन्होंने बोला साहब जी ने, टीआई साहब ने, कि बोले आप भी एक आवेदन दे दो, और उनको भी बोला एक आवेदन दे दो। बोले यार इनको तहसीलदार के यहाँ वो बंद पत्र क्या है, उसके माध्यम से ये कर दो। इस दौरान थाना प्रभारी महिषाराम रोमड़े के मार्गदर्शन में सहायक उप निरीक्षक राजिक सिद्दीकी के आवश्यक कार्यवाही करते हुए दोनों पक्षों को समझाइश दी गई। वारासिवनी के वार्ड नंबर 12 में स्थित सिद्ध प्राचीन शीतला माता मंदिर में मंदिर समिति के तत्वाधान में 278 मनोकामना कलश प्रज्वलित कर जवारे बोकर शारदीय नवरात्र पर्व भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। 29 सितंबर को शाम में विधि विधान से पूजा अर्चना कर 275 तेल के एवं 3 घी के
मनोकामना कलश प्रज्वलित कर जवारे बोए गए। इसके बाद आरती कर महाप्रसाद का वितरण किया गया। पद्मेष्ठ चर्चा में समिति सदस्य रवि पंचेश्वर ने बताया कि प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शीतला माता मंदिर वारासिवनी की कुलदेवी है। यह बहुत पुराना मंदिर है जहां बालाघाट जिले सहित अन्य राज्य के भक्त जन आस्था के साथ माता रानी के दरबार में आकर पूजा पाठ आस्था पूर्वक करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमारी शीतला माता मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, करीबन 300 साल पुराना प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे ज्योति कलश की स्थापना हर वर्ष होता है। हर नवरात्रि में, चैत नवरात्रा और तुम्हारे कुवार के नवरात्रि में भी, दोनों में। कितने मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए? यहाँ इस बार 274 करीब मनोकामना कलश, 278 मनोकामना ज्योति कलश रखी गई है। मां दुर्गा की आराधना के उत्सव के अवसर पर नवरात्रि के दूसरे दिन अग्रवाल समाज महिला इकाई के द्वारा शहर के अग्रसेन भवन में गरबा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला, पुरुष, बच्चे सभी वर्ग के लोगों ने मां दुर्गा की आराधना के लिए गरबा किया। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल, मानक चंद सोनी, सुभाष गुप्ता, अजय गुप्ता, तपेश असाटी, पद्मेश मीडिया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश बागरेचा सपरिवार उपस्थित थे। महिला इकाई जो वैश्य महासम्मेलन से जुड़ी है वह हर साल जो है वो एक दिन का गरबा करवाती है और उसमें सभी वैश्य जो है वो उपस्थित होते हैं। इसमें पूरे वैश्यों को जोड़ने का हमारा उद्देश्य है, जिससे सभी वैश्य एकत्रित होकर अपनी एकता का परिचय दें और माता रानी को याद करें। इसलिए ये गरबा हम करवाते हैं हर साल। ये हम माता रानी को जो एक मनाने के लिए पूजा की जाती है, उसका ये महत्व माना जाता है कि सभी एकत्रित होकर दुर्गा माँ की पूजा करें। ये गरबे में अलग अलग की वैरायटी भी प्रस्तुत की जा रही है डांस की। हाँ जी बिल्कुल, इसमें जो है हमने 8 कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें हम 16 प्राइज़ हम देंगे। जो इसमें बेस्ट ड्रेस है, बेस्ट डांस है, बेस्ट फीमेल डांस, बेस्ट मेल डांस और बेस्ट ड्रेस मेल, बेस्ट ड्रेस फीमेल, ऐसे करके हमने बहुत सारी कैटेगरी बनाई है। बेस्ट क्रिएटिविटी किसने भी यहाँ पे दर्शा रहा है जो, वो भी हमने इसमें बनाया है। शहर के जय स्तंभ स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर का इतिहास बहुत ही निराला है। तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा मंदिर की नींव रखी गई और धीरे धीरे निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया। आज मंदिर का भव्य रूप बालाघाट ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में अपने श्रद्धालुओं के लिए अलग पहचान बनाए हुए है। शासन ने चाहे राज्य परिवहन को समाप्त कर दिया हो, लेकिन इस मंदिर में आज भी पूरा राज्य परिवहन और उनके परिवार एकजुट होकर सेवा करते हैं। यहाँ राज्य पेंट डिपो था बाजू में, तो राज्य पेंट के सभी कर्मचारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें सभी का सहयोग था। यहाँ पर सार्वजनिक रूप से हम लोग वेतन से ही काट के अपनी देवी जी की स्थापना करते थे। जो जैसे नवरात्रि में 9 दिन देवी की स्थापना होती है, उसी की स्थापना करते थे। इसके बाद में यहाँ पर चबूतरा बनाने का एक प्रयास किया। हमारे खलील ड्राइवर थे, खलील जो लांजी के रहने वाले थे, उनने बोला यहाँ एक चबूतरा बनाते हैं और किसी की यहाँ पर स्थापना करते हैं, तो अपने यहाँ
बैठेंगे इसी बहाने से। तो यहाँ पे स्थापना चबूतरा बनाया और 89 में हम लोग ने मैंने यहाँ चबूतरा बनाया, छोटी सी मूर्ति की स्थापना की पहले, छोटी सी मूर्ति, आज भी है वो मूर्ति, इसकी पूजन होती है। लेकिन 89 में सभी कर्मचारी, राज्य बने कर्मचारियों ने ये सोचा कि यहाँ पे मंदिर बनाया जाए, तो सबकी सहयोग से हम लोगों ने 89 में इस मंदिर, दिसंबर 89 में इस मंदिर का छोटा सा निर्माण किया, छोटे मंदिर का। यही नहीं, राजनीति के हर चुनाव में किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशी सबसे पहले त्रिपुर सुंदरी मंदिर में माथा टेकते हैं, उसके बाद अपना नामांकन फॉर्म जमा कराने जाते हैं। शायद यह राजनीतिक पार्टियों की परंपरा हो या फिर उनके भीतर मां त्रिपुर सुंदरी माता के लिए आस्था। कहाँ से लोग आते हैं मंदिर में? यहाँ से मंदिर में तो बहुत बाहर से, अभी जैसे अभी कल इस बार भी कल था, कई साल से कलश आते हैं, गुजरात से, हरियाणा से, विशाखापट्टनम से, बॉम्बे से। जो भक्त यहाँ रहे हैं वो आज भी कलश वहाँ से भेज पाते हैं, इंदौर से, भोपाल से, जैसे लगभग भोपाल से 40 कलश हो जाते हैं, भोपाल से ही। और इसमें क्या है कि इसकी विशेषता है कि बालाघाट में एक ऐसा मंदिर है, माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जिसमें सिर्फ ज़मीन में ही कलश रखे जाते हैं, जिसको मच्छंदरी माँ बोलते हैं, ज़मीन में रख के, नहीं तो ये एंगल पे अपन वो बना देते हैं, उस पर नहीं रखे जाते। त्रिपुर सुंदरी मंदिर आने वाले हर व्यक्ति यही बताते हैं कि यह तो मनोकामना मंदिर है, यह माता मनोकामना माता है, यहाँ जो भी मनोकामना मांगो वह पूरी हो जाती है। इसीलिए बीते कई वर्षों से इस मंदिर में माथा टेकने आ रहे हैं। हाँ, सुख शांति रहे, सुख शांति अपने को मिले, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही चाहते हैं माता रानी से। कितने सालों से आ रहे हो आप? 90-91। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, सब अच्छे से परिवार है, पूजा करते हैं, मनोकामना सब होती है, अपनी श्रद्धा के ऊपर है। हमको माता ही बहुत भरपूर भंडार दी हुई है। परसवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भादू कोटा के ग्रामीणों ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि विगत दिनों गांव के ही एक युवक दिनेश उइके की तालाब में लाश बरामद की गई थी। इस मामले में मृतक के परिजन अपनी रंजिश के चलते चंद्रे परिवार को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इस मामले में उनके परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की है। मेरे साथ गणेश विसर्जन के दिन झगड़ा हुआ था, तो जो लोगों ने बेवजह ही इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर कि आपने मोबाइल चोरी किया है, जो मैंने नहीं किया था। किसने लगाया? कमल सिंह उइके। ये कौन है? गांव का ही व्यक्ति है, आदिवासी। तो आप क्या चाहते हैं? सर, विसर्जन के दिन मैं बैठा हुआ था, इनकी पूरी फैमिली और गांव का ही एक लड़का सुभाष गोले, ये 4-5 लोग आके मुझे पब्लिक के बीच में मार दिए, तो मैंने जाके उसका रिपोर्ट करा दिया था। उसके बाद इनकी फैमिली में झगड़ा हुआ, क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं उस मोहल्ले में गया भी नहीं कभी। इनके यहाँ शराब वराब भी बनाते हैं, पीते खाते हैं, झगड़ा हुआ होगा घर का खुद ही, उसी बीच शायद इन लोगों का झगड़ा में शायद वो मर गया या सुसाइड किया है, मुझे नहीं पता। तो ये शंका के तौर पर हम लोगों को बदनाम करने के लिए कि आपने खून किया है, तालाब में लाके फेंका है, इस प्रकार से उन लोगों ने बोला और हमको गलत प्रकरण में फंसा दिया। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट के सभा कक्ष में मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल और विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे का स्वागत किया गया। जिला सहकारी बैंक के बैनर तले उनका स्वागत कार्यक्रम किया गया। खनिज मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि यह पहला अवसर है जब जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट के बैनर तले भव्य आयोजन कर आत्मीय स्वागत किया गया है। उन्होंने कहा कि बैंक लगातार उन्नति की ओर अग्रसर है। बैंक को प्रदेश सरकार द्वारा जो भी सहयोग आवश्यक होगा वह लगातार इस बैंक को प्रदान किया जाएगा और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि बैंक की उत्तरोत्तर तरक्की के लिए हमेशा कर्मचारी हित में कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का आकलन तो नहीं है, लेकिन हमारे बालाघाट जिले में जैसा हुआ उसकी जांच हो रही है, 3 स्तर पर जांच हो रही है और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा तो ये है कि जिसके माध्यम से जिसके पास पैसा गया है उससे वसूली होना चाहिए और जो लोग इसका जवाबदार है, सहभागिता जिनकी है उनके पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन हमारे समिति के जो प्रबंधक है, शाखा प्रबंधक हैं, जिन्होंने उन निर्देशों का पालन करते हुए ये सब काम किया है,
हमारा भी प्रयास है कि उनके पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आपने एक हवाला दिए, एक हवाला लोगों को कमीशन मिला था इस मामले में, कृषक लैंड जोड़ मामले में 3% के कमीशन समिति प्रबंधकों को मिला। इसी कारण उन लोगों ने वाली दवाई बेची। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं इन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, कमीशन 3% का कमीशन था, उसके लेटर में लिखा हुआ है। लेकिन निर्देश यहाँ से हुए। जी जी, निर्देश यहाँ से हुए। जी जी, और उसमें किसानों का हित कहीं से समझ में नहीं आ रहा है। किसान ना चाहते हुए भी जबरदस्ती साइन करा के दिया गया। अगर किसानों की सहमति से होता सब तब तो ठीक था। जिले में चलाए जा रहे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अभियान के तहत 30 सितंबर को मयूर नगर वार्ड नंबर 28 पुरानी बर्फ फैक्ट्री रोड में संचालित लकी फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की गई। लकी फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री में संयुक्त टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान पाया गया कि फैक्ट्री में स्वच्छता पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया है। गंदगी में ही ब्रेड टोस्ट का निर्माण होना पाया गया, जिसकी ना तो पैकिंग करने की डेट है ना ही एक्सपायरी डेट। ब्रेड और टोस्ट को बहुत पुरानी मशीनों से बनाया जाना पाया गया। लकी फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री में निरीक्षण करने पर एक्सपायरी डेट का लगभग 350 किलो मैदा, 5 किलो प्लास्टिक झिल्ली और लगभग 70 ब्रेड पाव के पैकेट जो एक्सपायरी डेट के मैदे से बने हुए थे को जब्त करने की कार्रवाई की गई। कारखाने के संचालक के पास किसी भी प्रकार का लाइसेंस और नगर पालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं पाया गया, जिस कारण पंचनामा कार्रवाई कर लकी फूड प्रोडक्ट कारखाने को सीज करने की कार्रवाई की गई। वारासिवनी तहसील कार्यालय में 30 सितंबर को जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के सभा कक्ष में TL बैठक का आयोजन किया गया। बैठक SDM संदीप सिंह, तहसीलदार कैलाश कन्नौज, जनपद CEO संजीव गोस्वामी सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप सिंह के द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों से उनके कार्यों की चर्चा की गई और CM हेल्पलाइन के निराकरण के संबंध में जाना। इस दौरान सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दें और 50% के ऊपर प्रोग्रेस रखें ताकि वर्ष के अंत तक 100% कार्य पूर्ण हो सके। इस अवसर पर सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ये कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार अब जो TL बैठक अपने यहाँ कलेक्ट्रेट में हुआ करती थी, तो अब सब डिवीजन में ही TL बैठक लेने के हम लोगों को निर्देश हैं। तो जो भी सब डिवीजन लेवल के जो अधिकारी रहते हैं, SDO लेवल के या फिर जो उच्च अधिकारी हैं अलग अलग विभागों के, तो वो सब यही सब डिवीजन में एक मीटिंग की तरह इकट्ठा होते हैं। फिर उनसे अलग अलग जो उनके विभागों की योजना चल रही है उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं और इसके साथ साथ जो CM हेल्पलाइन लगी हैं उन अलग अलग विभागों की, उसके ऊपर भी चर्चा होती है। कुछ ऐसे इशू होते हैं कि जो हमें तत्काल करने पड़ते हैं, तो अगर विभाग हमारे सामने मौजूद रहता है और समस्याएं हैं तो हम उनसे 1-to-1 चर्चा करके उसका हल निकालते हैं। तो इसलिए अब हर सोमवार को कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार सब डिवीजन लेवल पे ही TL आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना के अवसर पर ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा महिलाओं के लिए गरबे का आयोजन किया गया। 30 सितंबर को शहर के गुजराती समाजवाड़ी भवन में शाम से शुरू हुए गरबे में केवल महिलाओं के आने की अनुमति थी, वह इसीलिए कि महिलाएं खुलकर इस गरबे का आनंद ले सकें और माता रानी की आराधना कर सकें। आज हम लोग ने यहाँ महिला मंडल द्वारा महिलाओं के लिए गरबा का कार्यक्रम आयोजित किया है। मुझे लगता है शायद बालाघाट में सिर्फ महिलाओं के लिए ये पहली बार हो रहा है। हमने एक प्रयास किया है महिलाओं को जोड़ने का और महिलाओं को स्वतंत्र बिल्कुल एकदम खुल के गरबा करने का प्रयास किया है। मैडम ये एक दिवसीय है या पूरा नवरात्र? नहीं, एक दिवसीय हमारा ये प्रयास था। तो हमने देखा था कि कम से कम ये महिलाएं कितनी आती हैं और कितना खुल के इसमें गरबा कर पाती हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हमको ज़्यादा इनका करना हो सकता, हम इसको आगे बढ़ा भी दें।
बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पादरीगंज से नगरबाड़ा के बीच ब्रॉड गेज पर दौड़ी ट्रेन, नैनपुर से 25 किलोमीटर का सफर पूरा। जिला प्रशासन की कार्यवाही, लकी फूड प्रोडक्शन को किया सील, एक्सपायरी डेट की मिली सामग्री। जिले में 2 नाबालिग से दुराचार की घटना, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा। पिता को लावारिस छोड़ गए बेटे, मौत की खबर सुनकर पहुंचे जिला अस्पताल। जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज के प्राध्यापक पर छात्रों ने लगाया अभद्रता और मारपीट का आरोप, प्राचार्य से की शिकायत। पति की मौत के 25 साल बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने भटक रही पीड़ित महिला। त्रिपुर सुंदरी मंदिर का अनोखा है इतिहास, राज्य परिवहन कर्मचारियों ने रखी नींव, हर राजनेता लगाते हैं दस्तक। और ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा किया गया गरबे का आयोजन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।